हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर हुआ जो नई एडिशन है पॉलिटी का, 6th एडिशन। ये इसका लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे मेनली जम्मू कश्मीर के बारे में। जो हमारे स्टेटस चेंज हुआ है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, उसको पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। लेकिन टेक्निकली ये लास्ट चैप्टर है जो ऐड हुआ है 6th एडिशन में, ठीक है। इसमें पढ़ने वाले हम कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगी। पहली चीज़, मीनिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, सरकार बनाती हैं, तब उसको कोलिजन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो कोलिजन होता है ये दो तरीके से होता है, ठीक है। कैसे दो तरीके से? एक हो सकता है आपको प्री इलेक्शन, ठीक है, और एक हो सकता है आपको पोस्ट इलेक्शन। यानी कि आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्शन से पहले कुछ पार्टियां होती हैं, वो अपना एक ग्रुप या कोलिजन बना के वो एक साथ इलेक्शन लड़ती हैं, तो वो प्री इलेक्शन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट इलेक्शन के बाद यहाँ पर कोलिजन बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ, सभी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन कभी क्या होता है किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्शन के बाद कुछ पार्टियां मिलकर भी क्या करती हैं, वो कोलिजन बनाती हैं और गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कोलिजन गवर्नमेंट प्री इलेक्शन भी हो सकता है और पोस्ट इलेक्शन भी हो सकता है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स यहाँ पर जो कोलिजन बनते हैं फॉर द सेक ऑफ सम रिवार्ड, लाइक मटेरियल रिवार्ड भी हो सकता है या साइकिक भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इनका अपना अपना कोई इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से ये एक साथ मिलके कोलिजन बनाते हैं। एटलीस्ट 2 पार्टी का होना जरूरी है, तभी तो कोलिजन बनेगा। एक रहेगा तो फिर तो वो सिंगल पार्टी हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेरी कंजक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं इनके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं जो एक साथ ही मिल के टेम्पररी टाइम के लिए, कम समय के लिए या फिर डायनामिक पीरियड के लिए ये कोलिजन बनाते हैं। तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है? अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल के सरकार बनाई हुई है, हो सकता है कि वो कोई एक रीजनल पार्टी ही हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंटर के तौर पे हम देखें, अगर सरकार बनती है तो कोई नेशनल पार्टी भी हो, लेकिन नेशनल पार्टी के साथ कुछ रीजनल पार्टीज भी हों। तो ये रीजनल पार्टी मेनली अपने रीजन या अपने एरिया के कंसर्न्स को लेके ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट इनका हो सकता है। साथ ही साथ ये जो कोलिजन होता है ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है। कहने का मतलब कि अगर 3 पार्टी ने मिल के सरकार गवर्नमेंट बनाई हुई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 साल चलेंगे ही। बीच में ये गवर्नमेंट टूट भी सकती है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि बिहार में अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो जदयू था, जदयू जो नीतीश की पार्टी है, उसने राजद के साथ, आरजेडी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाया था। लेकिन फिर बाद में ये अलग हो गए और फिर जदयू ने बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना दिया, ठीक है। तो ये स्टैटिक नहीं होता, ये बीच में टूट भी सकता है और फिर दूसरे के साथ ही मिलकर अपनी सरकार बना लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ की सरकार होती है। यानी कि ये क्या होता है कि अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं। अगर मान लीजिए 3 पार्टी ने सरकार मिलकर बनाई है तो तीनों पार्टी के हो सकते हैं कि आइडियोलॉजी अलग अलग हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल की बात करें, हम यूपीए की बात करते हैं, यानी कि कांग्रेस और उसके अलाई जो होते हैं। मेनली जो कांग्रेस है ये एक सेंट्रल पार्टी है। सेंट्रल पार्टी के मतलब सेंट्रल आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, नॉट राइट नॉट लेफ्ट। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे कि इनके अलाई जो होते हैं कुछ कम्युनिस्ट पार्टी या जो लेफ्टिस्ट पार्टीज होती हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करता। मेनली यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं कि मिनिमम चीज़ों पर हम एग्री होंगे और ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम प्रोग्राम, यानी कि मिनिमम कंसेंसस होता है उनके बीच में। और कोई आइडियोलॉजी यहाँ पर नहीं रखी जाती है, क्योंकि अगर आइडियोलॉजी के बेसिस पर देखें तो फिर कोलिजन बना ही नहीं जा सकता। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, काफ़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है। जम्मू कश्मीर में जब स्टेटस अभी इसका चेंज हो गया है, यूटी हो गया, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना लिया, जो कि एकदम दोनों ही एकदम डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पार्टियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी कोलिजन सरकार में बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। मेनली ये क्या होते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कुछ मिनिमम एग्रीमेंट या मिनिमम शर्तों के तहत पे ये सरकारें बनाई जाती हैं, ठीक है।
साथ ही साथ इनका पर्पस क्या होता है, पावर में आना, दैट्स इट, सीधी बात। मेरिट्स की बात करें तो इन कोलिशन गवर्नमेंट्स की मेरिट या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। पहली चीज़, डाइवर्स इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मेनली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, खास करके रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, कुछ जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी या लेफ्टिस्ट पार्टीज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि साउथ इंडिया में मिल जाएंगे, केरला, तमिलनाडु, उधर साइड में, फिर आपको बंगाल में भी टीएमसी मिल जाएगी। तो ये क्या करती है कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है। तो मेनली ये जो रीजनल पार्टी होती हैं, ये आप देखेंगे कि अपनी एरिया स्पेसिफिक के कंसर्न्स को लेके ही चलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनका जो पब्लिक ओपिनियन या फिर पब्लिक बेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम सिंगल पार्टी की बात करें तो सिर्फ एक पार्टी जो होगी वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक रीजन या फिर कुछ उसका जो एक आइडियोलॉजी होगी वो थोड़ा ब्रॉड हो सकती है, किसी एरिया स्पेसिफिक पर वो ध्यान ना दे। लेकिन जब छोटी छोटी पार्टियाँ मिलकर सरकार बनाती हैं तो अपने अपने रीजन या फिर अपने रिलीजन, क्योंकि रिलीजन बेस्ड पार्टियाँ भी हैं हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड पार्टियाँ भी हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कल्चर बेस्ड पार्टियाँ भी हैं, हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक बेस्ड पार्टियाँ भी हैं। तो ये क्या करती हैं कि अपने अपने एरिया, अगर किसी स्पेसिफिक रीजन से है तो कुछ अपने स्पेसिफिक रीजन की कंसर्न को लेके जाएंगे। तो इस वजह से इनका जो पब्लिक बेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये जो यहाँ जो जो डिसीजन लिए जाते हैं कोलिशन गवर्नमेंट में, ये कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होते हैं, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों की सहमति किसी भी डिसीजन पर बहुत ही आवश्यक होती है। नहीं तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर नाराज़ हो गई तो तुरंत वो अपना समर्थन या अपना सपोर्ट खींच लेगी, उसके बाद इनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप जैसे कि 1977 में भी जनता पार्टी के साथ आप देख चुके हैं, या फिर आप 1990s में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, खास करके जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय भी आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसमें रीजनल पार्टीज़ भी होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो होती है सरकार यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट, ये रीजनल डिमांड और कंसर्न को लेके ये ज़्यादा सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव होती है, क्योंकि उन पार्टियों के भी ये डिमांड को फुलफ़िल करना पड़ता है जिनकी वजह से ये सरकार बनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की टायरनी या फिर डिस्पोटिक रूल होता है, यानी कि एक तरीके से क्या है कि जो तानाशाही वाला जो रूल होता है वो यहाँ पर कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो कंसेशन बेस्ड होते हैं, सभी की सहमति की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर एक पार्टी डोमिनेट करके किसी तरीके के डिसीजन को नहीं ले सकती, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को या बैलेंस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम डिमेरिट्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपने ये देखा कि ये जो गवर्नमेंट होती है ये डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब ये कभी भी गिर सकती है, बीच में इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो होती है ये हमेशा बनी रहती है और हमेशा यहाँ पर डर रहता है कि सरकार कभी भी कोलैप्स हो सकती है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इसमें जो पीएम होते हैं ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। पीएम अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट को हेड करते हैं और मेनली जो पीएम का डिसीजन होता है यही फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन ये तो सही होता है आपको सिंगल पार्टी रूल में, लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट हो तो पीएम यहाँ पर यूनिलेटरली या फिर एक इस तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते जैसे कि सिंगल पार्टी में होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी का डिसीजन आवश्यक है। इसलिए हर एक पार्टी से यहाँ पर सहमति लेना जरूरी है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसको सुपर प्राइम मिनिस्टर या फिर अल्ट्रा प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो काम प्राइम मिनिस्टर करता है वो काम एक्चुअली में ये पूरा का पूरा कोलिशन ही मिल के करता है, ठीक है। इसके साथ साथ हर एक पार्टी की अपनी कोर कमेटी होती है। कोर कमेटी यानी कि जो अपने पार्टीज़ के रेगुलेशंस या फिर रूल्स बनाती हैं, सारी चीज़ें देखती हैं। तो वो जो कमेटीज़ होती हैं, स्टीयरिंग कमेटी की बात करें या फिर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की बात करें, ये सुपर कैबिनेट की तरह काम करती हैं। यानी कि अगेन इन पार्टी की जो कमेटीज़ होती हैं उनसे पूछना जरूरी है किसी भी मैटर पर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्मॉल पार्टीज़ होती हैं वो किंग मेकर का काम करती हैं, भले उनका बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होता। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी स्टेट में 100 सीटें हैं, ठीक है। सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए 51 सीट। यहाँ पर कुछ पार्टी है, एक पार्टी को मिल गई 45 सीट, एक पार्टी को मिल गई, दूसरी पार्टी को मान लीजिए मिल गई 45 सीट, ठीक है। तो अब ये तो 45 90 हो गया, बचा और 10। तो मान लीजिए कोई पार्टी है जिसके पास 7 सीट है,
और किसी और पार्टी है जिसके पास 3 सीटें हैं। तो अब ये दोनों सरकार कब बनाएंगे? जब ये 7 सीट वाला जो पार्टी है, इन दोनों में से किसी के पास में आएगा, क्योंकि 3 वाले से तो बनेगा नहीं। अगर 3 वाला किसी के ज़्यादा पास आता है तो ये 48 होगा, ये 48 होगा, इनको चाहिए 51 बनाने के लिए। तो इसका है रोल यहाँ पर कि ये किसके पास जाता है, ये इसके पास जाएगा कि ये इसके पास में जाएगा। ध्यान रखिए, ये 45 लिए हुए, मात्र 7 लिए हुए हैं, लेकिन ये 7 सीट वाला जो पार्टी है ये किंग मेकर का काम करेगा। ये जिसके पास जाएगा उसी की सरकार बनेगी। ठीक है, खैर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अब यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज होती हैं, तो रीजनल पार्टीज जो होती है मेनली इनका जो कंसर्न होता है वो रीजनल फैक्टर्स होता है। तो अब कोई भी पैन इंडिया अगर आपको डिसीजन लेना हो तो यहाँ पर ये मुश्किल हो जाती है, हमेशा उसमें रीजन का इफेक्ट आ ही जाता है। तो एक नेशनल लेवल पर डिसीजन जो होते हैं यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे कि यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये बॉडी बहुत ही बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है? क्योंकि जितने भी कोलिशन वाले लोग हैं इनमें सभी को मिनिस्टर बनना होता है। तो जब सभी को मिनिस्टर बनना है तो अब मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है वो तो लिमिटेड होता है, लेकिन जब अब सभी को मिनिस्टर बनना है तो क्या किया जाएगा? इसको आप यूनिलैटरली समझ लीजिए या फिर एक जानबूझ के बॉडी को बढ़ाई जाएगी। कैसे बढ़ाई जाएगी? मान लीजिए कोई एक आपका गेम से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, तो अब इसको क्या किया जाए? पहले इसके एक ही मिनिस्टर हुआ करते थे, गेम से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री है एक ही मिनिस्टर हुआ करते थे। अब इसको डिवाइड करके क्रिकेट का मिनिस्ट्री अलग बना दिया जाए, हॉकी मिनिस्ट्री अलग बना दिया जाए, फुटबॉल मिनिस्ट्री अलग बना दिया जाए, तभी तो अलग अलग लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है काफ़ी ह्यूज बॉडी हो जाती है। खास करके जो सरकार थी वाजपेयी जी की 1999 में, तो यहाँ पर इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जंबो मिनिस्ट्री का नाम भी दिया जाता है क्योंकि बॉडी काफ़ी बड़ी हो गई थी, 70+ यहाँ पर मिनिस्टर हो गए थे। तो वही रीज़न है, कोलिशन सरकार थी तो सबको भाई मिनिस्टर बनना है तो उनके डिज़ायर को फुलफ़िल करना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये सरकार फेल हो जाती है या कोई इशू हो जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि इंडिया में अंग्रेज़ के टाइम पर ड्यूअल गवर्नमेंट हुआ करती थी। कहाँ पर? बंगाल में। किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। आपको याद होगा 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत, यानी कि बक्सर के बैटल के बाद तो बंगाल में लगी थी। तो उसको कहा जाता था पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर भी वही होता है, मिनिस्टर तो सब बने बैठे हैं, पावर भी सबके पास है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, यानी कुछ फेल हो जाए, कुछ काम गलत हो जाए, तो ये एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ, ये उनकी वजह से हुआ। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो ड्यूअल गवर्नमेंट वाली चीज़ थी, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये था कोलिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ 4-5 चीज़ें। देखिए मेनली यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट इज़ कोली या फिर मेरिट या डिमेरिट, तो काफ़ी ये यूनिवर्सल टर्म्स हैं, लेमन स्टेटमेंट्स हैं जो आप आराम से कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ से कुछ स्टेटमेंट या चीज़ें आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आएंगी। अदरवाइज ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे जिसमें हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने वाले हैं। नया स्टेटस क्या है जम्मू कश्मीर का, उसके बारे में। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।